कभी सोचा है कि जो चीज़ हमें आराम देने के लिए बनी है यानी नींद, वही हमारी जिंदगी को चुपचाप बर्बाद भी कर सकती है? जी हाँ, अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा सोएंगे उतना अच्छा, और कुछ लोग कम सोकर ज़्यादा काम करने को ही कामयाबी की निशानी मानते हैं। लेकिन सच इन दोनों के बीच में कहीं है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि कैसे बहुत कम सोना और बहुत ज्यादा सोना दोनों ही हमारे शरीर और दिमाग के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और ये सिर्फ थकावट की बात नहीं है, ये हमारी सेहत और हमारे भविष्य से जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल है। तो ये है वो विरोधाभास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ अगर कोई सिर्फ 4-5 घंटे सोता है तो उसका शरीर धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है, और दूसरी तरफ जो लोग 10-12 घंटे सोते हैं उनका दिमाग सुस्त और धीमा पड़ने लगता है। ये दो एक्सट्रीम्स हैं और दोनों ही रास्ते नुकसान की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो पहले उस समस्या की बात करते हैं जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी सुना जरूर है, नींद की कमी। लेकिन ये सिर्फ आंखों के नीचे काले घेरे होने से कहीं कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। नींद की कमी का मतलब सिर्फ थका हुआ महसूस करना नहीं होता। इसका असली मतलब है कि शरीर का जो नेचुरल रिपेयर मोड है वो रुक गया है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मसल्स को रिपेयर करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को सहेजता है। जब ये प्रोसेस पूरा नहीं होता तो शरीर की पूरी मशीनरी गड़बड़ाने लगती है। नींद की कमी का असर सबसे पहले और सबसे तेज हमारे दिमाग पर पड़ता है। किसी भी काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन होने लगता है, और याददाश्त भी कमजोर पड़ जाती है। जब रिएक्शन देने का टाइम धीमा हो जाए और फैसले गलत होने लगें, तो समझ लीजिए कि दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पा रहा है। और दिमागी असर के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी उतना ही बड़ा है। कम नींद से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। इससे धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, इसका सीधा कनेक्शन मोटापा, डायबिटीज और एक कमजोर इम्यून सिस्टम से भी है, जिसका मतलब है ज्यादा बीमार पड़ना। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। क्या ज्यादा सोना भी खतरनाक हो सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये उन छिपे हुए खतरों में से एक है जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ज्यादा सोना मतलब ज्यादा आराम। सच तो ये है कि अगर कोई नियमित रूप से 9 से 10 घंटे से ज्यादा सो रहा है तो ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। ये अक्सर इस बात का लक्षण होता है कि शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर ज्यादा सोने का सीधा संबंध डिप्रेशन, मोटिवेशन की कमी और लगातार लो एनर्जी महसूस करने से जोड़ा गया है। जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं वो अक्सर दिन भर सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं, जैसे उनकी सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। शारीरिक तौर पर भी इसके नुकसान कम नहीं हैं। लगातार बनी रहने वाली थकान और सिर दर्द आम हो जाता है। ज्यादा देर लेटे रहने से पीठ में दर्द बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादा सोने से दिल की बीमारियों का खतरा ठीक उतना ही बढ़ जाता है जितना कम सोने से होता है। तो भाई, अगर कम सोना भी बुरा है और ज्यादा सोना भी, तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए अब समस्याओं से हटकर समाधान की ओर बढ़ते हैं और नींद के लिए उस स्वीट स्पॉट यानी सही संतुलन को खोजने की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि विज्ञान इस बारे में हमें काफी साफ दिशा निर्देश देता है। उम्र के हिसाब से नींद की जरूरतें बदलती हैं। जैसे टीनेजर्स के लिए 8 से 10 घंटे, अडल्ट्स के लिए 7 से 9 घंटे, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए 7 से 8 घंटे की नींद को आदर्श माना जाता है। तो इस नंबर को याद रखना है, 7 से 9। ज्यादातर वयस्कों के लिए यही वो जादुई खिड़की है, न इससे बहुत कम न ही इससे बहुत ज्यादा। यही वो संतुलन है जो शरीर और दिमाग को बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ घंटों की गिनती ही सब कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है नींद की क्वालिटी। अगर कोई 8 घंटे बिस्तर पर तो है, लेकिन नींद बार बार टूट रही है या गहरी नहीं है, तो सुबह उठकर ताजगी महसूस नहीं होगी। असली आराम गहरी और बिना रुकावट वाली नींद से ही मिलता है। तो सवाल यह है कि नींद की क्वालिटी सुधारे कैसे? चलिए अब एक बिल्कुल सरल 5 स्टेप प्लान पर चलते हैं, जिसे कोई भी आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है और अपनी नींद पर फिर से कंट्रोल पा सकता है।
देखिए, अच्छी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं। पहला, शरीर की घड़ी को सेट करें। रोज एक ही समय पर सोएं और जागें, वीकेंड पर भी। दूसरा, सोने से 1 घंटे पहले फोन, टीवी, लैपटॉप सब बंद। इनकी नीली रोशनी दिमाग को जगाए रखती है। तीसरा, सोने के लिए अच्छा माहौल बनाएं। कमरा ठंडा, शांत और अंधेरा हो। चौथा, रात का खाना हल्का हो। और पांचवां, दिन में थोड़ी धूप जरूर लें। ये शरीर की नेचुरल घड़ी को सही रखने में मदद करती है। आखिर में इस एक बात को समझना बहुत जरूरी है। नींद कोई लग्जरी या शौक की चीज नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा स्वास्थ्य, हमारी एनर्जी और हमारी कामयाबी की पूरी इमारत टिकी होती है। तो अब ये फैसला हमें करना है। क्या हम कम सोकर खुद को धीरे धीरे तोड़ते रहेंगे, या ज्यादा सोकर खुद को सुस्त और कमजोर बनाएंगे? या फिर हम चुनेंगे संतुलित नींद का रास्ता, जो हमें मजबूत, फोकस्ड और कामयाब बनाता है? चुनाव हमारा है, क्योंकि एक अच्छी नींद ही एक अच्छी जिंदगी की चाबी है। You know that amazing feeling, right? Waking up after a great night's sleep, feeling like you can conquer anything. But what if I told you that the very thing that's supposed to fix you could also be silently breaking you down? Today, we're going to talk about that super fine line between getting the perfect amount of rest and getting it totally wrong. Okay, check this out. It's kind of wild. On one hand, you get just 4 or 5 hours of sleep, and your body literally starts to break down. But then, on the other hand, you sleep for 10 or 12 hours, and your mind gets all foggy and sluggish. See the problem? This is the big puzzle we're untangling today. How can our best friend for recovery also be, well, kind of an enemy? So to really get a handle on this double-edged sword, we've got to stop thinking of sleep as just, taking a break. Let's pull back the curtain and see what's actually going on when you close your eyes. Yeah, think of it like this. Sleep is your body's official repair mode. It is not passive. It's a super active, super critical job. While you're out, your brain is like a busy librarian, sorting and filing all the info from your day. At the same time, your muscles are healing, your hormones are getting back in balance, the whole shebang. So you can see, if you cut that process short or let it run way too long, the whole system just starts to glitch out. So let's start with the villain we all know and probably hate, undersleeping. This is what happens when your body is yanked out of that repair mode way too early and has no choice but to sound the alarm and declare a full-on state of emergency. And you felt this emergency, right? Almost immediately. Your focus just vanishes, you get annoyed at everything, and trying to remember something simple feels impossible. Well, here's why. Your body is getting flooded with cortisol. That's your stress hormone. It's for fight or flight, not for thinking clearly. And that librarian in your brain? They never got the chance to file away yesterday's memories, which is exactly why you can't recall things and you start making really bad decisions. And I really want you to let this sink in. Your body isn't just a little tired. It is in a full-blown physiological emergency. It's basically screaming for the maintenance that it desperately, desperately needs. Now, if that state of emergency becomes your new normal, well, the long-term damage is serious. We're talking a much higher risk for high blood pressure, for heart disease, diabetes, and even obesity. Your immune system gets hammered, so you get sick all the time. The main thing here is this isn't just about feeling groggy for a day. It's about your actual health for the long haul. All right, so not enough sleep is clearly a disaster. The easy answer is to just sleep more, right? Well, not so fast. Let's talk about the other villain in our story, the one nobody talks about, oversleeping. What's so fascinating about this is how much it goes against what we'd expect. You'd think sleeping more would make you feel amazing, but it often does the exact opposite. It can lead to feeling tired and sluggish all day, it can give you headaches, even back pain just from being still for so long, all while slowing down your metabolism and throwing your body's internal clock completely out of whack. And the risks here go deeper. Just like an iceberg, the really dangerous stuff is hiding under the surface. There's a really strong link between oversleeping and depression, a huge drop in motivation, and sometimes it can be a red flag for another health problem that's going on. And get this, just like not getting enough sleep, sleeping too much is also tied to an increased risk of heart disease. So if too little is bad and too much is also bad, where in the world is that sweet spot? The answer is finding your own personal golden mean, that perfect Goldilocks, just right amount of rest for your body. Now, science gives us a pretty good place to start. As you can see here, teenagers generally need about 8 to 10 hours.
Most of us adults are in that 7 to 9 hour range, and older adults usually do best with about 7 to 8. But look, remember, this is just a guideline. And here's the million-dollar question for you. Have you ever gotten your 8 hours, but you still wake up feeling like you've been hit by a truck? That's because the number of hours is only half the story. The other half is quality. It's about getting that deep sleep, which is when your body does most of its physical repairs, and REM sleep, which is when your brain works on memories and emotions. Trust me, 7 hours of solid, high-quality sleep is way better than 8 hours of tossing and turning. So, how do we fix that quality? This is where we get practical. This is where you actually take back control. Let's go through a really simple, totally doable 7-day plan you can start tonight to get your energy back and find your perfect balance. Okay, you ready to do this? Let's break down this 7-day challenge. For the first 2 days, step 1, it's all about one thing: consistency. Same time to bed, same time to wake up. No exceptions. And yes, that includes the weekend. Then on days 3 and 4, we fight the screens. You're going to turn off every screen: phone, TV, tablet, a full hour before bed. That blue light is an absolute killer for good sleep. Day 5, let's get you some sunlight. A light walk in the morning or just 20 minutes of sun works wonders for your internal clock. Day 6 is about fuel. No heavy meals or caffeine late at night, okay? And finally, day 7, you're going to build your perfect sleep cave. Think cool, dark, and quiet. You can absolutely do this. So, if you take one thing away from all of this, let it be this: sleep isn't just passive rest. It's your life's reset button, and you press it every single night. Undersleeping grinds you down, oversleeping makes you sluggish. But that right amount of quality sleep, it makes you sharp, strong, and ready for anything. So the only question left is, how are you going to press that reset button tonight?